हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट एजुकेशन पे। तो अपन लोग कहाँ तक देख लिए सर? तो अपन लोग पूरा थ्योरी का देख चुके थे, थ्योरी जितना भी था अपन लोग का इस चैप्टर में वो सब देख चुके थे। तो आज अब क्या चीज का पारी है? आज पारी है सर एक्सरसाइज करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसी का ना। तो सबसे पहले अपना लोग क्या चीज को सॉल्व करते हैं सर? ब्लू टेस्ट जो क्वेश्चन है अपने लोग में, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर के अंदर जो ब्लू टेस्ट का है उसको सॉल्व करते हैं ना। तो चलिए, तो आज का सेशन हम लोग पहले वही करेंगे। तो आप लोग पहले ट्राई किए थे खुद से? अगर किए होंगे तो अच्छी बात है। जिससे नहीं हो पाया होगा वो लोग आप इसको देखिए आराम से और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं हम और क्यों बता रहे हैं। ठीक है, उससे कंसेप्ट और आप लोग का खुलेगा और चीजें और आसान होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसी के साथ हम लोग। चलिए, तो व्हाइट बोर्ड अपना लोग पहले ले आते हैं जिसपे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो सर क्या है क्वेश्चन? ठीक है, चलिए बताइए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए फटाक से। क्या लिखा है सर? ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, पेज नंबर कौन सा सर? 148 निकालिए ना, 148 में है। ठीक है, चलिए पहला है क्या है सर? ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, लेट अस टेक it that the force act on the object through the displacement, what is the work done in this case? तो बोल रहा है कि सर हम एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना न्यूटन? 7 न्यूटन, और वो कितना दूर डिस्प्लेस हुआ? 8 मीटर। तो बताइए वर्क कितना हुआ, यही पूछा है ना। हाँ सर, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट है, यही ना। तो चलिए बताते हैं एक एक करके हम लोग। तो बताइए आप सर, क्या होता है वर्क? वर्क होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। चलिए फोर्स कितना दिया सर क्वेश्चन में बताइए। देखिए सर, फोर्स हमको दिया हुआ है 7 न्यूटन, तो फोर्स के जहाँ 7 लिख दिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था सर? 8। तो कितना हो गया? 8 7 जा 56 जूल। कितना वर्क हो गया सर? 56 जूल। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? ठीक है, कब बोल सकते हैं हम किसी चीज को कि वर्क हुआ है? तो दो चीज होना जरूरी है। पहला कि सर फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए, पहला चीज, कुछ ना कुछ फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगना चाहिए। और दूसरा क्या सर, कि ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ दूर डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, तभी जाकर के वर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगा तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। इसी के लिए वर्क होने के लिए कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और फोर्स लगना चाहिए, ये दो कंडीशन होने चाहिए। समझ में आया इसका आंसर? ओके सर। अब थर्ड है, डिफाइन करना है क्या सर? 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क कब होगा सर? ये 1 कब होगा? हमको पता है सर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं। कितने न्यूटन का? 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और बॉडी डिस्प्लेस कितना हो? 1 मीटर तक हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर कितना जूल वर्क होगा सर? 1 जूल वर्क होगा। समझ में आया? जो अजीब बात है, हमको पता है सर वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर 1 न्यूटन फोर्स हुआ लगा, कितना सर? 1 न्यूटन, और सर डिस्प्लेस भी कितना हुआ? 1 मीटर। तो 1 1 जा 1 न्यूटन मीटर, मतलब क्या सर? 1 जूल। 1 जूल अपना यहाँ पे वर्क होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है सर, तो अपना लोग का ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब पेज नंबर 152 में आ जाइए। ठीक है ना, सबसे पहला पूछा यहाँ पे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ये पूछा है। तो हमको भी पता है, किसी बॉडी के मोशन के कारण, मतलब उसके वेलोसिटी के कारण जो उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, जो एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है, यही ना। तो यही इतना ईजी था कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कि किसी बॉडी के मोशन के कारण, मतलब उसके वेलोसिटी के कारण जो उसके अंदर एनर्जी आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, जो एक टाइप का क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है, यही ना। ओके सर, ये भी हो गया। अब है सर, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना और बताएं? जानते ही हम लोग सर, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो फॉर्मूला खाली पूछ लिया है, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसका यूनिट क्या होता है सर? जूल होता है। काइनेटिक एनर्जी का जूल, और सर एक्सप्रेशन क्या? हाफ एम वी स्क्वायर, यही होगा। ओके सर, ये भी बात समझ में आ गया। ठीक है, अब जो फोर्थ वाला है उसी पेज में, उसी के अंदर, तो सर ये वाला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग शायद कर लिए हैं, ये हम लोग 2 टाइम्स 3 टाइम्स वाला क्या किए थे ना।
हाँ सर ये क्वेश्चन क्या है, उसी समय जब चैप्टर क्लास ले रहे थे उसी समय करा दिए थे, आप देख लीजिएगा वीडियो में। उसके बाद क्या सर, व्हाट इज पावर, पावर क्या होता है, तो हम लोग को ही पता है सर, क्या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ज्यादा ना डेफिनेशन, क्या सर किसी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, हाँ पावर कहते हैं, यही ना, तो सर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो सर ये तो इजी था, व्हाट इज पावर, पावर का यूनिट क्या होता है सर, वाट होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला अगर पावर का लिखना है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पावर डिवाइड बाय टाइम, और यूनिट क्या लगा देंगे सर, वाट, जिसको W से डिनोट किया जाता है, यही ना, ओके ये भी समझ में आ गया। अब लिखा है सर डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट डिफाइन करने बोल रहा है पावर का, तो हमको पता है सर अगर हम 1 जूल वर्क करें कितने सेकंड के लिए सर, 1 सेकंड के लिए, तो कितना पावर प्रोड्यूस होगा, 1 वाट पावर, यही ना उसका मतलब हुआ कि सर 1 जूल वर्क करेंगे कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, मतलब कितना पावर सर, 1 पावर, ठीक है, 1 वाट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सर एग्जांपल ध्यान से देखिए क्या लिखा है सर, ए लैम्प कंज्यूम 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द पावर, सर क्या क्या दिया है बताइए तो, सर बोल रहा है एक लैम्प कंज्यूम कर रहा है 1000 जूल, एनर्जी दे दिया है कितना सर, 1000 जूल कंज्यूम कर रहा है, और सर कितना सेकंड में सर, 10 सेकंड में, तो पूछा है पावर, तो पावर क्या होता है सर, एनर्जी बाय टाइम, या वर्क बाय टाइम एक ही बात है, एनर्जी कितना हो गया सर 1000 बाय टाइम कितना 10 गया, क्या कितना आ गया सर 100 वाट, ठीक है, क्या यही ना बोल रहा था, कर दिए यही काम, तो ये क्वेश्चन भी अपना लोग का इजी था। अब डिफाइन एवरेज पावर, क्या बोला है सर, डिफाइन एवरेज पावर, तो एवरेज पावर क्या होता है सर, टोटल कितना वर्क किए हैं, टोटल कितना टाइम नहीं है, उसी के रेशियो को क्या कहेंगे सर हम लोग, क्या एवरेज पावर, तो एवरेज पावर पूछेगा, जैसे एवरेज वेलोसिटी पूछता था ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देते थे ना, वैसे एवरेज पावर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, तो अपना यही तक क्वेश्चन था ये वाला, इससे ज्यादा और कुछ क्वेश्चन नहीं है अपना लोग का। इसके बाद है एक्सरसाइज, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद एक एक करके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, यहां तक बातें समझ में आई, सारा ब्लू टेस्ट क्वेश्चन हुआ अपना लोग का खत्म हो चुका है, अब बात करेंगे हम लोग आगे एक्सरसाइज का, ओके। चलिए तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग एक करके देखते हैं कि सर एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन अपने लोग को दिया हुआ है, चलिए देखिए, क्या आप लोग पेज नंबर 158 निकाल लीजिए, वहां पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड ब्लू, कुछ एक्टिविटीज हैं जो नीचे लिखे हुए हैं उसको पढ़िए ध्यान से, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क, बोला यहाँ वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बताइए हमको, ठीक है ना, तो हमको तो पहला चीज पता है सिर्फ वर्क कब होगा, वर्क तभी होगा जब फोर्स लगेगा, और क्या होगा उसमें सर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा तभी, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तभी, और एक चीज यहाँ पे और भी आप लोग जान लीजिए, क्या सर, अगर फोर्स, ठीक है ना, मेरा फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह अगर ऐसे वर्टिकल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपना किधर हो रहा है, इधर, ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री ना, तो जब ऐसा कंडीशन रहा ना तो वहां पे वर्क जीरो होता है, वर्क क्या हो जाएगा सर, डायरेक्ट आंख बंद करके आपको क्या बोल देना है, जीरो, कब सर, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहे एक दूसरे पे 90 डिग्री पे रहे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड, तो बताइए यहाँ वर्क हो रहा है कि नहीं, सर स्विमर स्विंग करिए तो वाजिब बात है कि स्विम करिए तो आगे बढ़ेगी तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, आप बताइए वो फोर्स लगाती है कि नहीं वाटर के ऊपर अपने आप को आगे करने के लिए, आप देखते हैं ना तैरता है कैसे ऐसे ऐसे करके, तो वाटर पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है तभी ना वो आगे बढ़ पा रही है, तो सर यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक, अब कोई गधा है वो अपने ऊपर क्या रखा है, लोड रखा हुआ है, तो जब वो अपने ऊपर लोड रखा हुआ है कोई गधा, ठीक है ना, ये मान लो गधा है कुछ भी मान लो, ठीक है, अब इसके ऊपर ऐसे लोड है, तो सर वाजिब बात है सर मेरा कि सर ग्रेविटेशनल वेट किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा ना सर, मतलब फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, और ये उसको ऊपर लिफ्ट करने का कोशिश कर रहा होगा, तो फोर्स ऊपर की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट वो किधर जाएगा, गधा आगे बढ़ेगा ना, तो सर दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया,
90 डिग्री एंगल हुआ तो सर बताइए वर्क कितना हो जाएगा, वर्क 0, क्योंकि दोनों के बीच वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना है डिग्री एंगल 90 डिग्री, इसलिए वर्क यहाँ कितना होगा सर 0। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया। थर्ड बताइएगा, ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल, ठीक है ना सर। अब एक विंग कौन सा मिल है सर, ए विंड मिल, एक विंड मिल है। अब वो क्या कर रहा है सर, ठीक है, कि सर वाटर तो निकाल रहा है वेल से, तो बताइए यहाँ पे वर्क होगा कि नहीं होगा। तो वाजिब बात है सर, ये क्या कर रहा है, वाटर को अंदर से निकाल रहा है ना, तो इसका मतलब सर पानी को निकाल के फेंक रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है सर, वो अपना पोजीशन चेंज कर, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है वाटर का। और क्या है सर, वहां पे ये वर्क फोर्स भी लगा रहा है ना पानी फेंकने के लिए, क्या कर रहा है, फोर्स भी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, जिस कारण यहाँ भी क्या होगा सर, होगा। तो विंड मिल वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी टू एलिवेट वाटर, ठीक है, हेंस वर्क इज फिनिश्ड बाय द विंड मिल इन लिफ्टिंग द वाटर फ्रॉम द वेल। तो यहाँ पे वर्क अपना होगा, ठीक है सर। इसका हम क्वेश्चन 4 पढ़ लेते हैं। 4 में क्या लिखा है सर, चौथा अपना ABCD, ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट में, तो जैसे पत्ता पे हो रहा है, तो क्या पत्ता कहीं जाता था क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या पत्ते में, नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क कहां से होगा, वहां वर्क भी 0। अब है सर ए इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन, अब एक इंजन क्या कर रहा है, ट्रेन को खींच रहा है, ठीक खींच रहा है ना, तो फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स तो लग ही रहा है सर, और उसके बाद क्या हो रहा है सर, वो आगे भी बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो सर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना, तो यहां भी वर्क होगा। अब आ गया, फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइज इन द सन, तो सन में फूड ग्रेन क्या होता है, सूखता है, तो सर सूखता है ना, धूप लगता है तो क्या होता है, सूखता है, ड्राई होता है, तो ड्राई होता है तो पोजीशन चेंज कर लिया क्या, वो अपना नहीं चेंज किया ना, तो सर यहाँ वर्क कितना होगा 0, डिस्प्लेसमेंट में ही नहीं हो रहा है, तो वर्क कहां से होगा, तो ये भी 0। अब क्या है, सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू वाइंड एनर्जी, अब जैसे सेल बोट है, ठीक है ना, अब उसके ऊपर हवा क्या कर रहा है, फोर्स मार रहा है, तो सर बोट क्या होता है, पानी में आगे बढ़ने लगता है क्या, देखे कभी हवा मार रहा है तो पानी में क्या होता है, बोट आगे धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, तो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो यहाँ वर्क होगा कि नहीं होगा, होगा, वाजिब बात है होगा। तो यही था अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन 1, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं सर। चलिए बात करते हैं अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, पहले आप लोग पढ़िए फिर हम बोलते हैं, ठीक है, हम भी पढ़ लेते हैं। लिखा एन ऑब्जेक्ट थ्रोन ए सर्टेन एट ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड move in a curved path and fall back to the ground. The initial and the final position of the path of the objects lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? बोला जो force of gravity है ना, वो कितना वर्क कर रहा है, तो ध्यान से समझिए। वो बोला कि सर ये एक ग्राउंड है, ठीक है ना, यहां से हम एक बॉल को फेंके किसी एंगल पे, ये बॉल क्या हुआ, ऐसे ऐसे से गया, ऐसे ऐसे आकर के फिर से गिर गया यहाँ पे, ठीक है ना, गिर गया, तो ये जिस ग्राउंड पे सरफेस पे जिस लेवल पे था ना, उसी लेवल पे आके गिर गया। तो आपको बताना है वर्क हुआ कि नहीं हुआ, क्या वर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट, अब बताइए अगर हम लोग क्या ग्रेविटी फोर्स के कारण पूछा है ना, तो ग्रेविटी फोर्स किधर लगता है सर, इधर नीचे की तरफ mg लगता है ना, इधर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है सर। तो आप बताइए कि अगर हम लोग वर्टिकल लगा रहे हैं फोर्स, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका 0 ना, मतलब जहां पे था वो उसी पोजीशन पे है क्या, उसी लेवल पे है क्या, उसी लेवल पे, मतलब हाइट कितना है दोनों के बीच, हाइट कुछ भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले कुछ है, लेकिन दोनों के बीच वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा 0, क्योंकि सर दोनों क्या है सेम जगह पे ना। सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आया किधर आया है सर, वो 90 डिग्री पे आया है फोर्स से, तो हमको पता है सर जब 90 डिग्री पे होता है तो कितना हो जाता है, हमको पता है वर्क 0 हो जाता है, तो यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया बात, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ए बैटरी लाइट ए बल्ब, ठीक है, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, तो इसमें कैसे क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, जैसे बैटरी है ना, उसके अंदर केमिकल एनर्जी रहता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी जब रिएक्ट करता है ना, तो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, समझा, तो पोटेंशियल क्या करता है, उसी के कारण से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में फ्लो करना शुरू होता है, मतलब जो केमिकल एनर्जी था ना पहले किसमें ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, मतलब करंट अपना बल्ब में गया, अब बल्ब का फिलामेंट को क्या क्या गर्म करता है, तो जिससे वहां क्या मिलता है हमको सर, हीट एनर्जी, और फिर बल्ब ग्लो करता है जिससे हम लोग को क्या मिल जाता है, लाइट एनर्जी।
तो क्या हुआ सर, जो केमिकल एनर्जी था वो पहले ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें सर, हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन 4 का अगर बात करें, क्वेश्चन 4 पढ़िए तो क्या लिखा, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है ना, बोला है कितना वर्क डन हुआ आप बताओ। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, तो वर्क डन हमको पता है सर चेंज इन एनर्जी होता है। वर्क डन क्या होता है सर, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। अब आप वेलोसिटी वेलोसिटी देख रहे हो तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा क्या। चलिए अगर हम स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो क्या होता है सर, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ, मास कितना दिया है सर ऑब्जेक्ट का, बताइए आप, मास 20 kg दिया है ना, चल कितना से आता था 5 से, तो 5 का स्क्वायर, 2 से 10, 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ गया सर 250 जूल। तो इनिशियल में एनर्जी कितना था उसके पास 250 जूल, बाद में उसका सर स्पीड कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बात करें तो कितना होगा सर, हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो हाफ, मास कितना कीजिए सर 20, वेलोसिटी 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर, 2 से 10, 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया सर 40 जूल। तो सर स्टार्टिंग में एनर्जी कितना था उसके बाद 250 जूल और बाद में कितना हो गया सर 40 जूल। तो एनर्जी कहाँ गया, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो साइन यहाँ क्या चीज का आएगा, निगेटिव का, वाजिब बात है। तो फाइनल एनर्जी 40 माइनस इनिशियल एनर्जी 250, तो आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 210 जूल। कितना आ गया सर माइनस 210 जूल। तो यहां तक समझ में आया, ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर यहां तक समझ में आया। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है सर, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, चलिए फटाक से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है ए मास ऑफ 10 kg इज एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, ठीक है, the work done on the object by the gravitational force। फिर बोल रहा है कि सर कोई टेबल है उस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई टेबल है पोजीशन ए पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मुड़ करके कहाँ चला गया बी पे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो बोला ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, उसके कारण बताइए वर्क कितना हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, नीचे लगता है ना सर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, दोनों के बीच एंगल कितना 90 डिग्री। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स mg है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है कुछ भी क्या, है कुछ, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है सर, ठीक है, तो वो कितना होगा, जीरो लेंगे क्या उसको, तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा जीरो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, हम बताते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कितना, तो उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो कितना हो जाएगा जीरो। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक 5 क्वेश्चन आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, अभी तक ठीक है, सब कुछ चल रहा है, ओके सर। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है सर, चलिए पहले आप लोग पढ़िए। दिया है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर, फ्री फॉल बॉडी जैसे ऊपर से नीचे आते जाएगा ना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वाजिब बात हमको पता है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है, तो हाइट अगर कम होते जा रहा है तो सर उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा ना। फ्री फॉल कर रहे हैं, ऊपर से छोड़ रहे हैं, नीचे आते जाएगा तो हाइट कम होते जाएगा जमीन से, तो सर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो बोल रहा है डज दिस वायलेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाई, तो बोला क्या ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना उसको ब्रेक कर रहा है क्या, अगर उसका रीजन बताना वाई। तो हमको पता है सर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ये नहीं बोले थे कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, हम लोग क्या बोले थे, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे थे ना तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रहा था ना, तो अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है, क्या बढ़ते जाता है, काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को जोड़ेंगे ना तो जितना ऊपर में था ना उतना ही नीचे में रहेगा। जहां पे भी आप बात कीजिएगा दोनों को अगर ऐड कीजिएगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब दोनों का सम कीजिएगा तो क्या होगा, वही रहेगा हमेशा, इसीलिए ये लॉ को बैलेंस नहीं करता है, ठीक है, ओके सर। अब आए 7 नंबर अपना क्वेश्चन।
What are the various energy transformation that occur when you riding a cycle? जब हम लोग साइकिल चलाते हैं ना तो उस समय कौन कौन सा वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है बताइए। तो जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पैर के हेल्प से चलाते हैं क्या, तो वहाँ जो मस्कुलर एनर्जी है ना पैर का, वहाँ पे जो पैर से आप लगाते हो मस्कुलर एनर्जी, वही ट्रांसफर होता है किसमें सर, काइनेटिक एनर्जी में, जिससे साइकिल क्या होता है तेजी से भागने लगता है, वही ना साइकिल को काइनेटिक एनर्जी देता है, साइकिल जिससे चलते जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में, और उससे अपना बॉडी क्या होता है थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, हीट भी आ जाता है क्या बॉडी में, तो हीट एनर्जी। तो मस्कुलर एनर्जी किस किस फॉर्म में आया सर, हीट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दो फॉर्म में, समझ में आया। ओके ये भी आ गया सर। अब 8 नंबर आइए, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश ए हग रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव टू इट। तो बोला जब हम लोग कोई चीज को धकेलते हैं ना, बड़ा एकदम पत्थर है एकदम धकेलने का कोशिश कर रहे हैं तो एकदम हिलेगा क्या, वो नहीं हिलेगा, तो क्या वहां कुछ वर्क हुआ क्या, नहीं सर वर्क नहीं होगा, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ वर्क कहां से हो जाएगा, तो सर वर्क नहीं होगा। ठीक है यहां तक। हाँ, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो बोला क्या एनर्जी ट्रांसफर होगा क्या, नहीं सर उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वर्क ही नहीं हुआ तो एनर्जी कहां से ट्रांसफर होगा। ठीक है सर, तो कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग, तो कहाँ आपका एनर्जी खत्म हुआ, तो उससे क्या होता है ना, अपना लोग का जो बॉडी होता है ना, जब आप काम करोगे ढकेलने का कोशिश करोगे ना, उसको तो नहीं भेज पाओगे, लेकिन अपना जो है ना बॉडी गर्म हो जाता है कि नहीं थोड़ी देर में, तो वो जो है ना अपना बॉडी को हीट एनर्जी जो देता है ना, उसी के फॉर्म में वो क्या हो जाता है, खर्च होता है। ठीक है, तो कहाँ खर्च होता है ये समझ में आया आपको, जो अपने बॉडी को हीट हो जाता है ना थोड़ा गर्म, उसी फॉर्म में वो क्या हो जाता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो जाता है। तो सर ये क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने लोग को समझ में आया। अब है क्वेश्चन नंबर 9, ए सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी दिस इज इन जूल। सर एक कोई हाउस होल्ड कितना यूनिट यूज कर रहा है सर बिजली, 250 यूनिट, 250 यूनिट बिजली यूज कर रहा है। तो सर यूनिट में दिया है तो हम इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, तो हमको पता है सर पहले यूनिट का मतलब क्या होता है, किलो वाट आवर, कितना किलो वाट आवर सर, 250 किलो वाट आवर वो लोग यूज कर रहा है, एक यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर, तो 250 यूनिट मतलब 250 किलो वाट आवर। ठीक है, हो गया यहाँ तक सर, 250 यूनिट मतलब 250 किलो वाट आवर, तो ये सर एनर्जी किलो वाट आवर में है। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होता है, ये 1 किलो वाट आवर हम लोग क्या पढ़े थे, कितना जूल के बराबर होता है सर, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, यही पढ़े थे क्या, पढ़े थे ना अच्छे से याद है, हाँ सर। तो बताइए 250 किलो वाट आवर कितना होगा सर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, और क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 250, तो बताइए कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 25 इंटू 10 के पावर 6, तो 25 6 जा 150, हाथ मेरा 15, तो और सर 25 3 जा 75 75 80 90, कितना हो गया सर 90 इंटू 10 के पावर 6। अगर थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखे तो 9 इंटू 10 के पावर 8 क्या जूल, कितना हो गया सर 9 इंटू 10 के पावर 8 जूल, समझ में आया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके हम लोग क्या करेंगे सर निकाल सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है सर, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के इक्वल होता है। ओके सर, तो यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज राइज टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर एबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बोला पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा अगर हम उसको 40 kg मास को 5 मीटर ऊपर उठाए हैं, तो वाजिब बात है सर, फोर्स ऊपर लग रहा है उठाने में, ठीक है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है नीचे, तो सर बताइए वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर mg ना, यहाँ पे mg होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो मास कितना केजी है सर, मास है 40 kg, और जी कितना लेने बोला है, 10 लेने बोला है क्या सर, कुछ बोला नहीं है तो 10 ले ले क्या, ज्यादा इजी जल्दी बन जाएगा। और हाइट कितना मीटर तक उठाए सर 5 मीटर तक, तो 5 4 20 2 0 और इतना जूल एनर्जी यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, अब आगे बोला है क्या, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज फॉल हाफ डाउन। तो बोला कि आधा दूर तक फिर बॉल को जो ना हम छोड़ दिए और आधा दूर पर आया, तो आधा दूर पे काइनेटिक एनर्जी उसका कितना होगा। तो बता हम ऊपर उठा के ऐसे रखे तो वहां कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी ऊपर वाला पॉइंट का कितना था सर 0, तो टोटल एनर्जी ऊपर में कितना था सर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही था ना।
तो बताइए सर, पोटेंशियल एनर्जी 2000 था और काइनेटिक 0 था, मतलब टोटल एनर्जी मेरे पास क्या था ऊपर में 2000 जूल। यही था ना 5 मीटर के हाइट पे। अब बॉल को वहां रिलीज किया है, सिर्फ क्या किया है रिलीज। तो सर यहाँ से रिलीज किया और ये आधा रास्ता में यहाँ तक बॉल पहुंचा, तो सर हमको क्या एनर्जी कंजर्वेशन पता है कि जितना एनर्जी यहाँ पे होगा उतना ही एनर्जी कहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा, सेम होगा ना। तो सर यहाँ पर हाफ वे मतलब पूरा रास्ता 5 मीटर था, तो ये रास्ता कितना मीटर 5/2, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। पहले कितना होगा, तो अगर पोजीशन 2 पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाए तो mgh। सर मास कितना है सर, मास हम लोग को दिया है 40 kg, जी 10 लेना है, हाइट कितना होगा 5/2 हो जाएगा क्या, क्योंकि पहले 5 मीटर पे था, अब आधा रास्ता पे पूछा है ना, तो 5/2, तो 2 से 20, 5 2 10, 1000 जूल। कितना हो गया सर 1000 जूल। अब यहाँ पे भी क्या होगा सर, टोटल एनर्जी तो उतना ही होना चाहिए, टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए उतना ही ना जितना है 2000, यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। टोटल एनर्जी यहाँ पर का क्या सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही ना, यही तो होना चाहिए ना 2000। अब हमको पोटेंशियल एनर्जी पता है वहां पर का 1000 जूल है, तो पुट करके काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 2000 माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह कितना रख देंगे 1000 माइनस 1000, तो कितना आ गया सर 1000 जूल आ गया। कितना जूल 1000, तो वह हाफ रास्ते में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सर 1000 जूल होने वाला है। ठीक है, तो यहां तक बात अच्छी तरीके से समझ में आई। तो यहां तक अपन लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। तो टोटल अपने बुक में कितना क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ठीक है ना, उसी अकॉर्डिंग अपन बात आगे करते चलेंगे। टोटल 21 क्वेश्चन है ना, तो 21 को हम लोग अब करेंगे। तो 10 तक हम लोग देख चुके क्वेश्चंस, देख चुके हैं सर। इसके बाद पारी आता है कौन से क्वेश्चन का सर, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या लिखा है। What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए अब इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ रियल मायने में बात करें तो क्या होता है सर, सैटेलाइट जो होता है वो कैसे चक्कर लगाते रहता है, चारों तरफ एक ऑर्बिट पे चक्कर लगाते रहता है, क्या लगाते रहता है ना। तो यहाँ क्या होता है ना, फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और इसका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है सर, परपेंडिकुलर में हो रहा है। कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट सर, ध्यान से देखिए, जैसे ये एक ऑर्बिट है जिसपे सैटेलाइट चल रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है ना सीधा नीचे, और फोर्स किधर लगता है इधर सेंटर की तरफ लगता है ना, सेंटीपिटल फोर्स। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जब एंगल 90 डिग्री हो तो हम वर्क कितना हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा क्या। तो इसी कारण से यहाँ वर्क कितना एज्यूम करेंगे हम लोग, जीरो। समझ में आया बात, ओके सर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। थिंक डिस्कस विथ क्वेश्चन विथ फ्रेंड एंड टीचर। चलिए फ्रेंड से भी और टीचर से भी डिस्कस कर लीजिए। को बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स वहां एब्सेंट रहे। तो हमको पता है सर, जब हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सर जहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो तो फोर्स भी नहीं आएगा, एक्सेलरेशन ही नहीं तो फोर्स आएगा क्या, नहीं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं तो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो फोर्स वहां प्रेजेंस नहीं है, फिर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये बोला, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हाँ सर, अगर फोर्स वहां नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए फोर्स नहीं है, फिर भी हम लोग क्या हो रहे हैं थोड़ा दूर चल जा रहे हैं, तो सर हाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये पॉसिबल है। ओके ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन होल्ड ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई। एक आदमी बेचारा वो 30 kg का एक बंडल सर पे रख लिया और थक गया, तो क्या वो कुछ वर्क किया, क्या वर्क तो नहीं हुआ ना भाई, क्योंकि वर्क के लिए क्या था, फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स उसके सर पे, लेकिन सर वो क्या हुआ, अपना डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, खुद को पोजीशन चेंज किया ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो बात समझ में आया, ओके ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का, क्या लिखा है सर, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, कितना रेट रहेंगे उसका 1500 वाट। हाउ मच एनर्जी दैट इज यूज इन 10 आवर, 10 घंटे में वो कितना एनर्जी यूज करेगा। चलिए याद करते हैं, क्या था फॉर्मूला सर, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यही था ना। चलिए बताइए पावर कितना दिया सर,
1500 वाट ना, वाट यूनिट देख करके ही समझ जाएंगे पावर है वो 1500। और टाइम कितना देर के लिए सर, 10 घंटे के लिए ना, तो 10 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ गया सर 15,000 वाट, और इसका वाट इसका आवर, वाट आवर। ठीक है, तो इसको किलोवाट आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, क्या 1000 से अगर हम इसको डिवाइड करते छोटू कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा सर, किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 0 गया, तो कितना किलोवाट आवर सर, 15 किलोवाट आवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, 15 यूनिट भी बोलते हैं कि नहीं। तो सर इस तरीके से ये क्वेश्चन भी अपना लोग का बन गया ना, समझ में आया, ओके। ठीक है, तो अभी तक अपना लोग का टोटल 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगर इसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो पहले हम बोर्ड को हटा इरेज कर ले रहे हैं। ठीक है ना, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy change which occurs when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually comes to rest? What happened to its energy eventually? Is it a violation of law of conservation of energy? चलिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है चुडू कि जैसे ये एक पेंडुलम है, क्या है सर, पेंडुलम, जैसे बॉल लगा हुआ था, ये पेंडुलम धीरे धीरे ऐसे करके उड़ते उड़ते ऐसे चला गया, ठीक है, या फिर ऐसे चला जा रहा है। तो बताइए, और लास्ट में वो क्या हो जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है, ऐसा क्यों? तो एक बार ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये, तो उसके ऊपर क्या होगा सर, पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। फिर ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, घटेगा। फिर नीचे आ रहा है सर, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इस तरीके से एक चीज बढ़ रहा है, एक चीज घट रहा है, तो एनर्जी तो वही रहेगा ना, तो इसको उसी तरीके से चलते रहना चाहिए। तो फिर कैसे सर रुक जा रहा है ये, सर रुक के जीरो पे आ जा रहा है ना, यहाँ पे लास्ट में रुक घूमते घूमते क्या होता है, रुक जाता है वो, ऐसा क्यों? क्योंकि सर जानते हैं उसके ऊपर बहुत सारा एयर वगैरह जो सराउंडिंग है ना, उसका फोर्स लगते रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो सराउंडिंग के कारण इसके ऊपर लगते रहता है एयर सबसे। तो सर वही सब क्या करता है ना, कि जो इसका एनर्जी था ना उसको कंज्यूम कर लेता है, समझा, जिसके कारण एनर्जी इसका लॉस होने लगता है, इसके अंदर से एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी था ना उसका लॉस होने लगता है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होते होते क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना। तो सर इसी कारण से वेलोसिटी जीरो होता है और ये बीच में आकर के मीन पोजीशन पे रुक जाता है। तो समझ में आया, स्ट्रीम पोजीशन पे जा रहा था, या तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा, समझा, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। और जब यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा था इसका, लेकिन सारा फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसका एनर्जी लॉस हो गया, काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण सर क्या हुआ सर, ये रेस्ट में आ गया। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो बोल रहा है रेस्ट में लाने के लिए उसको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वाजिब बात है, जितना वर्क, तो सर एनर्जी बराबर क्या होता है हमको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास एम है, वेलोसिटी वी स्क्वायर। तो सर इतना ही वर्क अगर हम लोग कर देना उसके अपोजिशन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। जो एनर्जी था उतना को अगर हम बैलेंस कर दे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को बैलेंस कर दे तो रुक जाएगा कि नहीं। तो उसके अपोजिशन में इतना ही वर्क हमको लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो यहां तक क्वेश्चन इजी था। 17 क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द वर्क required to done to stop a car of 1500 kg required with a velocity of 60 km per hour। ठीक है ना, तो वाजिब बात है सर, हमको पता है कि जितना एनर्जी उसमें से गया होगा उतना ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं करके क्या क्या दिया है सर। मास दे दिया ये क्वेश्चन में, पहले इसको इरेज कर देना है, लिख ले क्या, हाँ मास कितना दिया है सर, मास दिया है 1500 kg। ठीक है, और क्या दिया सर, उसके बाद वेलोसिटी दिया u जीरो होगा, ठीक है, और v कितना दिया है सर, v दिया अपना 1500 क्या, हाँ 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को सर मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 16 × 5/18, 6 3 जा 6, 10 जा ना 6 10 जा, तो कितना आ गया सर, 10 5 जा 50/3 मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो इनिशियल कितना होगा सर, हाफ एम यू स्क्वायर ना, तो यू जीरो है तो पूरा कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बात करें, हाफ
mv²। तो हाफ मास कितना है सर, मास है 1500, अब वेलोसिटी कितना है सर 50/3 का स्क्वायर। तो ये सर कितना आ जाएगा सॉल्व करके 208,333.3 जूल, 208,333.3 जूल इतना एनर्जी, फाइनल एनर्जी निकल जाएगा। तो सर यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पता है सर अगर दोनों एनर्जी को हम लोग माइनस कर दे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हमको क्या पता चल जाएगा वर्क कितना हुआ। तो इतना ही वर्क करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो माइनस करेंगे तो ये तो खुद ही जीरो है बेचारा, सिर्फ वही रहेगा, तो उतना ही आ जाएगा ना 208,333.3 जूल, इतना ही जूल वर्क करना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन में आइए फटाक से क्या दिया हुआ है। 18 नंबर में 3 पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा, एक एक करके हम ब्लॉक को बना ले रहे हैं। ठीक सर, पहले ये पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, अब फोर्स किधर लग रहा है इधर, ये पहला सीन है। दूसरा सीन क्या है सर कि फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। और तीसरा कंडीशन है कि सर फोर्स किधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इधर। तो बताना है कब वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा। तो यहां आपको दिख रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है सर 90 डिग्री, तो यहां वर्क कितना होगा जीरो। यहां क्या रहा सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो वर्क क्या होगा पॉजिटिव। और यहां क्या है सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये इधर वो उधर, तो यहां क्या होगा वर्क निगेटिव। तो समझ में आया यहां तक बात। तो यही था क्वेश्चन नंबर अपना 18। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सारा चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना। तो अब इसके आगे हम लोग बात कर सकते हैं, आप लोग खुद से भी अब ट्राई करोगे तो चीजें समझ में आएगी और खुद से कर सकते हो। ठीक है सर, ओके। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अपना क्या है। चलिए पढ़िए तो फटाक से क्या दिया है सर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है अपना, क्या बोल रहा है सर, सोनी से दैट एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विथ हर, व्हाई। अब क्या बोल रहा है सर कि जब भी हम लोग क्या करते हैं सर एक्सेलरेशन कोई भी ऑब्जेक्ट पे कब आता है, आप सुनेंगे कि जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन आ जाता है, यही ना पढ़े थे आप लोग। तो सर क्या ऐसा है कि फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या। सुनिए अब ध्यान से, क्या होगा ना सर कि हम लोग बहुत सारा फोर्स लगा देंगे उसके ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा फोर्स लगा दिए और टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए जीरो, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए जीरो। समझ में आया, मतलब फोर्स तो लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स जीरो है ना। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाता है ना तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहां समझिएगा आप बात को, क्या सर कि जैसे ये बॉडी है, इधर से भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और इधर से भी कितना लग रहा है सर 5 न्यूटन का, दोनों साइड से कितना लग रहा है सर 5 न्यूटन का। तो बताइए क्या ऑब्जेक्ट हिल पाएगा, क्या नहीं हिल पाएगा ना, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा क्या, नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा जीरो। समझे, लेकिन फोर्स लग रहा है कि नहीं। और अगर हम टोटल फोर्स का बात करें तो टोटल फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा जीरो होगा ना, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा जीरो। तो ऐसा कंडीशन पॉसिबल है कि फोर्स लगे फिर भी क्या हो जाए एक्सेलरेशन जीरो, कब, जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। क्लियर है बात, ओके। तो ये चीज ही था क्वेश्चन 19। तो सर सोनी क्या एग्री है, तो हाँ एग्री है उससे, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 पे आइए, तो पढ़िए फटाक से 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट इच। तो बोला एनर्जी निकालने के लिए, किसमें सर किलोवाट आवर, इसी में ना। चलिए निकाल के देखते हैं। तो सर एनर्जी क्या होता है सर, एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, यही ना। अगर एक बल्ब का बात करें, कितने बल्ब का, एक बल्ब का, तो सर पावर कितना है एक बल्ब का सर, तो पावर दिया आपने को कितना 500 वाट, कितना दिया सर 500, तो या 500 वाट इंटू टाइम, कितना टाइम हम लोग को दिया है सर, हम लोग को टाइम दिया 10 आवर, तो 10 आवर। तो बताइए तो टोटल कितना हो गया सर 5000 वाट आवर, कितना सर 5000 वाट आवर आ गया एक बल्ब का ना। तो 4 बल्ब का कितना एनर्जी होगा, ये 1 बल्ब का है ना, तो 4 बल्ब के लिए कितना हो जाएगा सर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर बात करें तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, तो कितना हो जाएगा सर 5 4 जा 20 और 3 जीरो और इतना वाट आवर। अब इसको बोला सर किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है 1000 से डिवाइड करना पड़ता है क्या,
चलिए 1000 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको, 30 गया, तो ये क्या चीज में आ गया सर, किलो वाट आवर में। मतलब कितना किलो वाट आवर सर, 20 किलो वाट आवर, यही ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, दूसरा नाम है कितना यूनिट, 20 यूनिट। याद होगा आप लोग को, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर होता है, तो 20 किलो वाट आवर बराबर 20 यूनिट। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से पढ़िए। तो क्या दिया भाई, यहां तक समझ में आ गया ना। ठीक है सर, ये तो इजी था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, पुट करना था, और क्या। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड। एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो जब ग्राउंड पे पहुंचा तो क्या हो गया सर, स्टॉप हो गया जाकर के। व्हाट हैपेंड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर होगा। तो हम लोग जानते हैं सर, जब हम बॉडी को ऊपर से छोड़ते हैं, मतलब रेस से स्टार्ट होता है ना, काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होता है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम उसका। और उसका धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाता है नीचे, तो क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ते जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, कम होते जाता है। और जब एकदम ग्राउंड टच करने वाला रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसका 0 के अप्रॉक्स हो जाता है, और सारा एनर्जी क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। तो जानते हैं वो काइनेटिक एनर्जी जितना सारा था ना ऑब्जेक्ट के पास, जब वो ग्राउंड से टकराया ना, तो क्या होता है ना सर, वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया। तो कौन कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी। टपक आता तो दिखते होंगे ना आपको, आवाज वगैरह भी आता होगा, वहां जमीन थोड़ा सा गर्म हो जाता होगा, पता है आपको। तो ये 2 एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो और डिपेंड करता है सरफेस पे, अगर सरफेस थोड़ा लूजली हुआ तो वो धंस जाएगा ना थोड़ा सा अंदर, और अगर नहीं रहा लूजली तो एकदम टपक खा के फटाक से बॉल वापस आ जाएगा, यही होगा ना। लेकिन वो कन्वर्ट किस में होगा सर, काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी में, और बॉल अपना एनर्जी उसको दे देगा, यही करेगा ना। तो इस तरीके से बॉल के अंदर जो भी एनर्जी था वो सारा निकाल देगा वो। तो यही था अपना क्वेश्चन नंबर 21। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया पूरे तरीके से, पूरा हम लोग इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन थे सब कर चुके हैं। तो आप लोग से जो क्वेश्चन नहीं बने थे उसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग से ये सेशन आप लोग के लिए बहुत मजेदार रहा होगा। क्वेश्चन सेशन था ये, तो सब कुछ मजा आया एकदम देख करके। तो बस इतना करके ही नहीं छोड़ना आप लोग को और भी दूसरे सारे बुक को उठाने हैं, उसके भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर किसी को डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम क्लास में डिस्कस कर दिया करेंगे। तो आप लोग वो और भी क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है ना, बस इतना से नहीं रहना, ये सिर्फ कंसेप्ट डेवलप करने के लिए था। ठीक है, तो हमको लगता है ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है पूरा। हम लोग थ्योरी के साथ साथ सर क्वेश्चंस भी इसके देख लिए, बैक एक्सरसाइज वगैरह भी कर लिया। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं एंड करें। इसके साथ अगर कुछ और रहेगा तो बाद में हम ऐड कर देंगे, एक वीडियो और बना देंगे। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।